नमस्कार। जीएस फोर्थ एथिक्स मोरल का पेपर है 2017 का। क्वेश्चन नंबर 7A हिंदी में लिखा है कि वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद्जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन को ठीक से समझिए। इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यू इन मॉडर्न टाइम इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ जाता है हिंदी मीडियम में होने के बाद भी, और हिंदी इतनी कठिन होती है कि समझना ही मुश्किल हो जाता है। ये सीधा सीधा कह रहा है कि सद्जीवन की संकीर्ण धारणा मतलब नैरो परसेप्शन, बहुत ही किसी चीज़ को जो है वाइड टर्म में ना दे करके सिर्फ जो है बहुत ही इंटेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच में, छोटे से अप्रोच में देखना, वाइड टर्म में ना देखना। संकीर्ण का मतलब ये हो गया इतने दूर में देखना, ना कि बहुत व्यापक स्तर पे देखना। तो नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, सद्जीवन का हिंदी गुड लाइफ, इंग्लिश गुड लाइफ। तो पहले आप समझिए कि सद्जीवन का मतलब, गुड लाइफ से मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, गुड लाइफ क्या है। एक आम आदमी के लिए जो है अच्छा जीवन, सद्जीवन, गुड लाइफ क्या है। भौतिकवाद है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, आजकल नई नई और भी क्या क्या ब्रांड आ रही हैं, वो सब हो। तो भौतिकवाद में आप बात करिए तो गाड़ी, बड़ा बड़ा घर हो, रिसोर्ट हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, मतलब जितनी ऐशो आराम की जो ज़िंदगी हो सकती है वो हो। उसके अलावा और क्या भौतिकतावादी है, आपके आने जाने के लिए जो है कॉरपोरेट टाइप का जो है चार्टर्ड प्लेन हो, मतलब इसकी तो कोई सीमा नहीं है। आपकी संगति पार्टी वार्टी करने की हो, कुछ बड़े लोगों के साथ भी उठना बैठना हो, तो टोटल भौतिकवाद है गुड लाइफ आज की डेट में, पहले भी रहा होगा। आपसी प्रतिस्पर्धा, अब गुड लाइफ के चक्कर में, मैंने सद्जीवन के चक्कर में आप जो है इसी संकीर्ण धारणा जो हम समझ रहे हैं कि सद्जीवन यही है, ये हम नैरो परसेप्शन में जा रहे हैं। और ये जो संकीर्ण धारणा है, नैरो परसेप्शन है गुड लाइफ का, इसकी वजह से एथिकल डायलेमा शुरू होता है। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यू इन मॉडर्न टाइम इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। बिल्कुल सही कह रहा है कि ये सद्जीवन की संकीर्ण धारणा के चक्कर में फंस गए हम एथिकल डायलेमा में फंस जाते हैं। जो हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब मालूम है कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी हम इन बुरे कामों में फंस जाते हैं जो अनएथिकल होता है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए सद्जीवन का मतलब ये भौतिकवाद है, जो सबसे बड़ा रीजन है। भौतिकवाद की वजह से हम जीवन को इतना ही सीमित कर लेते हैं कि इन सब सुख संसाधनों की उपलब्धता है तो सद्जीवन है, गुड लाइफ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी दुनिया है। तो इसके चक्कर में जो है रिलेटिव रिचनेस आपको महसूस होती है कि एक्स जो है हमसे जो है रिलेटिवली रिच है। आपको लगता है कि भाई रिच है तो मैं भी जो उस रेस में शामिल हो जाऊं, मैं भी वही करूं जो वो कर रहा है। सपोज वो रिश्वत से या टैक्स चोरी से बड़ा दिखता है आपको, तो आप भी वही करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। और ये डायलेमा जो एथिकल डायलेमा को आप अनएथिकल बना देते हैं। आपको लगता तो है कि यार ये जैसा करता है मैं भी वैसा करूं तो ठीक तो नहीं है, लेकिन आप जो है ये सद्जीवन के चक्कर में, भौतिकवाद के चक्कर में आप एथिकल डायलेमा में फंस जाते हैं। और ये रिलेटिव रिचनेस और अचीवमेंट की दौड़ में और आपसी प्रतिस्पर्धा में आप शामिल हो जाते हैं, और ऐसा करने के लिए आप अनएथिकल वर्क शुरू कर देते हैं। सीधा सीधा इसका जवाब ये है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ इतना ही लिखना है। अब इसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सब बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपसे जो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि सद्जीवन की संकीर्ण धारणा जो एथिकल डायलेमा को करती है, ट्रेस करती है, तो करती है और कैसे करती है वो मैंने बताया। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 7वां का बी, इंक्रीज्ड नेशनल वेल्थ डिड नॉट रिजल्ट इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स बेनिफिट, इट हैज क्रिएट only some enclaves of modernity and prosperity for a small minority at the cost of the majority justify। हिंदी में इसको लिखा है कि वर्धित राष्ट्रीय संपत्ति के लाभों का न्यायोचित वितरण नहीं हो सका है।
इसने बहुमत के नुकसान पर केवल छोटी अल्पसंख्यक के लिए ही आधुनिकता और वैभव के एन्क्लेव बनाया है। इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। आप मजे की बात देखिए कि इस सवाल में सीधा सीधा कुछ नहीं कह रहा है। अगर आप समझ जाए सवाल को तो ये सीधा सीधा मार्क्सिज्म की बात कर रहा है कि जो मार्क्स कह के गया है उसी की बात को ये बेस बनाया है क्वेश्चन कि हाँ, ये हिंदी में भाई इतना कठिन है कि वाकई दिक्कत होती है समझने में। आप इंग्लिश में समझ लीजिए, हिंदी में आंसर लिख दीजिएगा कि इंक्रीज्ड नेशनल वेल्थ डिड नॉट रिजल्ट इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स बेनिफिट। बिल्कुल सही बात है कि जो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है उसका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह नहीं हुआ है। होता क्या है कि 80% जो वेल्थ है इंडिया में मोटा मोटी 20% लोगों के पास जमा है या है, देखने में खराब लगता है, और उल्टा 20% लोगों के पास जो है 80% वो है धन है, और इसका अपोजिट ये है कि 80% लोगों के पास 20% धन है, और 20% लोगों के पास 80% धन है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बात तो सही कह रहा है। तो ये कह रहा है कि इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम इनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ए स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ द मेजोरिटी। अब ये कह रहा है कि 80% जो धन है वो 20% के पास है, 20% व्यक्तियों के पास। तो इसके वजह से कह रहा है कि इससे जो है इनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ए स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ द मेजोरिटी। ये 20% जो धनवान लोग हैं, 20% लोग जो धनवान है जिनके पास 80% रिसोर्सेज है, तो क्यों है? ये कह रहा है कि मेजोरिटी के कॉस्ट पे है। मेजोरिटी के कॉस्ट का मतलब जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी कीमतों के आधार पे है। तो क्यों नहीं होगा भाई? मेजोरिटी जो है, सपोज एक कॉरपोरेट घराने की बात करें जो मार्क्स की बात है, अब मेजोरिटी में क्या है कि रिसोर्सेज उनके पास है, तो उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है भाई? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि उसकी कॉरपोरेट थिंकिंग है, वो मेहनत करना जानता है। आप जो है नौकर बन के रहना चाहते हैं, आप नौकर बन के नौकरी करना चाहते हैं, वो इंटरप्रेन्योर बन के कॉरपोरेट चलाना चाहता है। तो आप बताइए ये कैसे जो है जस्टिफाइड कहेंगे कि गलत है? तो इसको आप ये बताइए कि ये गलत कतई नहीं है, मेजॉरिटी के कॉस्ट पे नहीं है। ये उसने रिस्क लिया, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने तमाम जो है R&D वर्क किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क किया, उसने तमाम जो है इस पे जो है रिस्क असेसमेंट किया, वो हार्ड वर्किंग किया, 18-20 घंटे काम किया। तो उसने जो कुछ भी क्रिएट किया तो वो चीज़ अपनी एट्रीब्यूट्स की वजह से किया, ना कि मेजॉरिटी का कोई शेयर छीन करके किया। और मेजॉरिटी को उसने नौकरी दिया अपने कॉरपोरेट में, तो ये तो एक तरीके से उसके ऊपर एहसान किया ना भाई। कार्ल मार्क्स ही तो कहता था कि भाई कंपनी वाला जो आदमी है वो जो है मेजॉरिटी हिस्सा खा जाता है, उसको लाभ का हिस्सा नहीं देता है। तो क्यों देगा? आप खुद सोचिए, जिस आदमी ने रिस्क ले करके, लोन ले करके, जिसने भी अपना हार्ड वर्किंग करके अगर वो सब किया है, तो उसका जो लाभ का हिस्सा है पूरा क्यों देगा? लाभांश एज ए डिविडेंड के रूप में उसको पूरा शेयर क्यों देगा? क्योंकि इसने तो सिर्फ अपना श्रम लगाया। जो मेजॉरिटी वर्क है, जो मार्क्स के हिसाब से जो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ में जो सर्वहारा वर्ग है, प्रोलेटेरिएट, तो ये जो है ये तो सर्वहारा वर्ग है जो सिर्फ श्रम बेच रहा है। इसने श्रम के साथ जो है अपनी जो है बुद्धि, अपना समझ, अपना दिमाग, ये सब चीज़ तो लगाया नहीं। न रिस्क लिया, न निवेश किया, न धन लिया, न लोन लिया, न किसी तरीके का कोई जो है स्टेप उठाया। सिंपल गया, 8 घंटे नौकरी की, अपने घर गया। लेकिन जो कॉरपोरेट चला रहा है वो तो भैया 24 घंटे में 20 घंटे का, 24 घंटे का नौकर हो गया है अपनी कंपनी का। तो ये कहना कि स्मॉल माइनर, ये कहना कि इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम इनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ए स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, ये बात सही है। लेकिन आप इसको जस्टिफाई क्यों करेंगे? जो हमने रीज़न बताया, क्योंकि ये चीज़ जो है वो नहीं करता है। जो मेजॉरिटी है, आप देखिए 8 घंटे के बाद कुछ नहीं करता है। तो ये जस्टिफाइड है कि भाई जिस आदमी ने अपना दिमाग और बुद्धि सब कुछ खर्च किया, तो वो तो भाई इंजॉय करेगा अपनी सुख सुविधाओं को, मॉडर्निटी और प्रॉस्पेरिटी। तो
उसके पास रहेगी रहेगी। तो आप इसको जो है ऐसे जस्टिफाई करिए कि ये बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ श्रम बेच रहा है मेजोरिटी, और माइनॉरिटी जो है श्रम के साथ साथ अपनी हर चीज़, रिस्क, ये जो हमने जितनी चीज़ें बताई वो बेच रहा है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा, ये जस्टिफाइड आंसर यही है।